आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम। बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा पर दो जगहों पर पथराव, आगजनी की खबर आ रही है। रामनवमी पर बीजेपी ने बंगाल में मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर में हिंसा हुई है वहां पर, और बीजेपी ने हिंसा के लिए ममता सरकार को सीधे सीधे जिम्मेदार बताया है। बीजेपी ने साथ ही साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। यह दावा किया गया बीजेपी की तरफ से कि मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हिंसा हुई। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में आगजनी, तोड़फोड़ की भी बात कही है। इलाके में तनाव की खबर है। बीजेपी ने हिंसा को लेकर ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने बंगाल पुलिस पर उपद्रवियों के साथ होने का आरोप भी लगा दिया है। अमित मालवीय की तरफ से यह ट्वीट जो है वो ट्वीट किया गया है। रामनवमी पर मचा बवाल, बंगाल में हिंसा का दावा। क्या बंगाल में थी दंगे की साजिश? कहीं आगजनी तो कहीं बवाल, तो कहीं धमाके की आवाज। ये तस्वीरें बीजेपी की तरफ से शेयर की गई हैं। बीजेपी ने बंगाल में हिंसा का दावा किया है। कई जगह आगजनी तोड़फोड़ की बात कही जा रही है। बीजेपी की तरफ से जारी एक वीडियो में आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं। फ्रेम में पुलिसकर्मी भी है। इसी बीच एक पुलिसकर्मी वीडियो बना रहे शख्स से उसका मोबाइल छीन लेता है। उन तस्वीरों को मुर्शिदाबाद का बताया जा रहा है। बीजेपी की माने तो मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हिंसा हुई। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में हिंदू श्रद्धालुओं को रामनवमी के दौरान निशाना बनाने का दावा किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में आरोप लगाते हुए लिखा कि मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में हिंदू श्रद्धालुओं को रामनवमी उत्सव के दौरान निशाना बनाया गया। बीजेपी ने इस मामले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है और हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने टीएमसी को घेरते हुए कहा कि रामनवमी पर हिंसा की साजिश पहले से ही थी। ममता बनर्जी पहले ही दंगे वाले बयान दे रही थी। आज इनके लोग रेजी नगर में जो किए बहुत ही शर्मनाक, और जिसमें सबसे बड़ा है कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन वो खुद एकदम टीएमसी का कैडर होके उतरा है, एकदम नग्न होके उतरा है, और वहाँ पर जो श्रद्धालुओं थे उनको मारा है। जो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि अब उनका पोल खुल रहा है, वो उसका कैमरा तोड़ा है। ये सब पहले से प्लान था। अरे ये तो होना ही था। इन लोगों को मन बढ़ा दिया राज्य की मुख्यमंत्री। पिछले 4 दिन से लगातार वो यही बोलते आ रही है कि रामनवमी का दिन एक दंगा का दिन है। कुछ लोग दंगा करना चाहते हैं, भाजपा दंगा करना चाहते हैं, तो इसीलिए जो भी गाली दे, गाली मतलब जय श्री राम का ध्वनि, जो भी जय श्री राम ध्वनि देगा उसी समय सब लोग अल्लाह की नाम करके शांति की दुआ करना। तो मन बढ़ा दिया। और रेजी नगर में राम भक्त अल्पसंख्यक है, ये लोग पथराव कर दिया। उधर बंगाल में पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बोकारो में बवाल, रामनवमी जुलूस पर पथराव। रामनवमी पर झारखंड के बोकारो से भी हिंसा की खबर आई। जाला गांव में रामनवमी जुलूस निकालने के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई। पथराव के दौरान कई लोग घायल हो गए। बोकारो से आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें एक मोटरसाइकिल में भीषण आग लगती हुई दिखाई दे रही है। वहां हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। और इसी बड़ी खबर पर और अपडेट के लिए सीधे रुक करते हैं कोलकाता का, जहां से मेरी सहयोगी आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, ये बड़ा आरोप जो बीजेपी की तरफ से लगाया गया है, जो हिंसा के वीडियो ट्वीट किया गया है अमित मालवीय की तरफ से, इसकी लिए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया क्या तृणमूल कांग्रेस की तरफ से?
नहीं, देखिए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही प्रशासन की तरफ से इस पर कोई कंफर्मेशन आया है, ना ही पुलिस ने कुछ कहा है। लेकिन भाजपा ने ये आरोप लगाया है, न सिर्फ रेजी नगर मुर्शिदाबाद बल्कि एगरा, पूर्व मिदनापुर के एगरा में भी आरोप लगाया है कि रामनवमी का जो शोभा यात्रा थी उसके ऊपर हमला हुआ। हालांकि पुष्टि इस पर अभी तक प्रशासनिक तौर पर नहीं हो सकी है। पंकज, 18 लोग घायल हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी मिलने गए थे, इस तरह की भी तस्वीरें आई थी जहां गो बैक के नारे लगा दिए गए। बिल्कुल, जो फिलहाल समाचार मिल रहा है 18 के घायल होने की खबर है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि अस्पताल पहुंचे थे कल रात को अधीर रंजन चौधरी। जब वहां पर पहुंचे न सिर्फ गो बैक के स्लोगन लगे बल्कि धक्का मुक्की तक अधीर रंजन चौधरी के साथ हुई। अधीर भी धक्का देते हुए नजर आए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको। ना सिर्फ आरोप ममता सरकार पर लगाए गए बीजेपी की तरफ से, बल्कि आशिका बंगाल पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। तो क्या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट किसी तरह का आया है? नहीं, देखिए पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है पंकज। और आपको बता दें कि पुलिस फिलहाल इस पर कुछ कह भी नहीं रही है। जब उनकी तरफ से पूरी जानकारी दी जाएगी तभी साफ हो पाएगा कि वहां आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल, और जिस बात का जिक्र आशिका कर रही थी कि रामनवमी के दिन शोभा यात्रा में जो घायल हुए हैं लोग, उनसे मिलने जब अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद पहुंचे तो उनका वहां विरोध शुरू हो गया। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ गो बैक के नारे लगे, लोग नारे लगाने लगे कि हिंदू क्यों मार खा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जवाब दो, ये नारे अधीर रंजन चौधरी के सामने ही लगाए गए। হিন্দুদের উপর আক্রমণ হচ্ছে না। অধীর বাবু জবাব দাও। इस बीच अमित मालवीय ने बंगाल के मेदिनीपुर का भी एक वीडियो जारी किया है। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के सांप्रदायिक भाषणों के कारण ही पूरे बंगाल में राम भक्तों पर हमले हुए। अमित मालवीय ने यह भी आरोप लगाया कि मेदिनीपुर के एगरा में राम भक्तों को निशाना बनाया गया। उन्होंने लिखा कि रामनवमी शोभा यात्रा पर हुए क्रूर हमले के विरोध में अब बीजेपी कार्यकर्ता एगरा पुलिस स्टेशन है उसका घेराव भी करेंगे। और बीजेपी ने बंगाल में हिंसा के पीछे ममता बनर्जी के भाषणों को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी के अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में रामनवमी शोभा यात्रा पर हुए हमले के लिए ममता बनर्जी के भड़काऊ सांप्रदायिक भाषण जिम्मेदार है। सही समय चुनाव आयोग ने बंगाल की मुख्यमंत्री के गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान दिया। हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड हिंसा हो रही है, यह कहा गया। और इस बीच बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता सरकार पर हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस साल भी ममता पुलिस राम भक्तों की रक्षा करने में कामयाब नहीं रही। शांतिपूर्ण रामनवमी जुलूस जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी तरह की इजाजत अनुमति थी, उस पर शक्तिपुर में उपद्रवियों ने हमला किया। अजीब बात है, इस बार ममता पुलिस भी इस भयानक हमले में उपद्रवियों के साथ शामिल हो गई और राम भक्तों पर आंसू गैस के गोले दागे ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि जुलूस अचानक समाप्त हो जाए। इतना ही नहीं, ममता पुलिस उपद्रवियों को दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट करने से भी रोक नहीं सकी। तो ये गंभीर आरोप लगाए गए शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। और इस सबके बीच तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता के तृणमूल भवन में लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मैनिफेस्टो में 10 शपथ की बात कही गई है। टीएमसी के घोषणा पत्र को दीदीर शपथ पत्र यानी दीदी का शपथ पत्र का नाम दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस घोषणा पत्र में सीएए को रद्द करने और एनआरसी को समाप्त करने का वादा किया गया। टीएमसी के इस घोषणा पत्र में राशन समेत कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया गया। बीपीएल परिवारों को साल में 10 मुफ्त रसोई सिलेंडर देने का भी वादा किया गया है। तो ये वादों की सौगात एक तरह से अपने मैनिफेस्टो में दे दी है तृणमूल कांग्रेस ने। तो यूसीसी एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे, यह वादा किया गया है। 5 किलो फ्री राशन दिया जाएगा। 10 बड़े चुनावी वादे किए गए हैं। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को 10 फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। 60 साल से ऊपर जो व्यक्ति हैं उन्हें 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। मनरेगा के तहत मानदेय 400 रुपए प्रतिदिन होगा। सभी को पक्के मकान देने का वादा भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया गया। 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा।
और लोकसभा के लिए जारी टीएमसी के इस मैनिफेस्टो पर बीजेपी ने निशाना साधा। एक तरफ जहां बीजेपी नेता दिलीप घोष ने चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के एक भी कैंडिडेट के ना जीतने का दावा किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता तरुण चुग ने ममता बनर्जी को अल्पसंख्यक विरोधी बतला दिया। सीए बातिल करेंगे। अबे आपके कोई पहुंचेगा पार्लियामेंट में तो भी तो होगा। जीएसटी बातिल हो गया, धारा 300 लागू कर दिया, बाबरी मस्जिद बना दिया, डिमोनेटाइजेशन को रोल बैक कर दिया, बाकी सीए को हटाएंगे। यही है ना प्रतिश्रुति। ये सब पागलपन की बात है, कोई विश्वास नहीं करता है। अब क्या बोलेंगे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। देश कानून के अनुसार चलता है और कानून बनाने का काम देश के सदन का है, टीएमसी का नहीं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में दिन प्रतिदिन मर रहे अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बुद्ध और जैन, उन पर हो रहे अत्याचार, उनकी चीख पुकार, उन पर हो रहे बलात्कार ममता जी को नहीं देखते, ना सुनते। लोकसभा चुनाव के लिए जारी टीएमसी के घोषणा पत्र पर सीएम ममता बनर्जी के सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गया है, बिना विजन के कोई मिशन नहीं हो सकता। हमें उस दृष्टिकोण को लोगों के साथ साझा करने पर गर्व है। व्यापक विचार विमर्श के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए हमारा घोषणा पत्र समाज के हर वर्ग की जरूरतों को पूरा करता है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से लेकर कृषि, उद्योग, रोजगार और महिला सशक्तिकरण तक हमारा घोषणा पत्र हर क्षेत्र को आगे ले जाने, हर समुदाय के उत्थान और समग्र विकास का रोड मैप तय करता है। मैं मां, माटी, मानुष की जरूरतों के लिए खुद को फिर से समर्पित करने की शपथ लेती हूं, यह कहा गया है ट्वीट में जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है, लिखा गया है। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, पंजाब में विश्व हिंदू परिषद नेता के हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। वीएचपी नेता हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हत्याकांड में अब आईएसआई का कनेक्शन सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई पंजाब के बेरोजगार युवकों को नशे का लालच लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा रही है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में नशे के आदी युवाओं को आईएसआई अपने स्लीपर सेल के जरिए चिन्हित कर रही है और फिर उन्हें नशे और पैसे का लालच देकर पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है, कोशिश की जा रही है। तो इस हत्याकांड में, विश्व हिंदू परिषद के नेता हत्याकांड में अब आईएसआई कनेक्शन सामने आ रहा है। कैसे वहां के युवाओं को नशे की आग में धकेल कर उनसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो है वो करवाई जा रही है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ। आनंद, बड़ा खुलासा हुआ है, क्या है अपडेट? जी देखिए पंकज, बिल्कुल जिस तरह से एक हिंदू लीडर की हत्या हुई है पंजाब में, उसमें अब जो तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि किस तरह से जो पाकिस्तान आईएसआई है वो पुर्तगाल के रास्ते जो है अपने स्लीपर सेल के जरिए जो पंजाब के बेरोजगार और जो नशा करने वाले लोग हैं उन्हें जो है उनसे टारगेट किलिंग करा रही है और उसके लिए बाकायदा जो है वो वेस्टर्न मनी यूनियन के जरिए जो पैसा है वो पंजाब पहुंच रहा है। जो हिंदू लीडर की हत्या हुई थी उसमें भी 70,000 रुपए जो है वो वेस्टर्न मनी यूनियन के जरिए जो है वो पंजाब पहुंचे और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराई गई। और इस पूरे मामले की जांच जब पंकज एनआईए करेगी तो जाहिर तौर पर कई और खुलासे होंगे कि इस तरह से पाकिस्तान आईएसआई जो है वो पंजाब का माहौल खराब करने के लिए जो है बेरोजगार लोगों को हथियार बना रही है। बिल्कुल, तो अब आपको बता दें जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि यहां किस तरह से आईएसआई कनेक्शन इस खबर के हिसाब से सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद नेता हत्याकांड के आरोप में पंजाब पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें इसके लिए पुर्तगाल से ऑर्डर मिला था। सूत्रों का यह भी दावा है कि पंजाब के नवा शहर का एक शख्स जो इस वक्त पुर्तगाल में मौजूद है वो आईएसआई के लिए भर्ती का काम संभाल रहा है और वही शख्स जो पंजाब में ऐसे युवाओं का इस्तेमाल कर रहा है जो कि नशे के आदी हैं। पंजाब पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद नेता की हत्या में शामिल जिन 2 आरोपियों को पकड़ा है उन्हें पुर्तगाल से ऑर्डर मिला था कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद अपने फोन तोड़ देना। यह बड़ा खुलासा हुआ है किस तरह से आईएसआई कनेक्शन सामने आया है। विकास बग्गा जिन्हां दा मर्डर 13 तरीक ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, उस केस ਨੂੰ सॉल्व करते हुए रोपड़ पुलिस ਅਤੇ SSOC मोहाली ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ 2 गिरफ्तारियां ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਏਲੀਅਸ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਏਲੀਅਸ ਰਿੰਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ TVS ਜੁਪੀਟਰ ਸਕੂਟੀ, 2 ਵੈਪਨਸ, 32 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲਸ, 16 ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾ ਹੈਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI, ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ